चल बहू, आज तेरी पहली रसोई है, अपना कमाल दिखा दे। जी मम्मी जी। सुमन अपनी पहली रसोई में सबके लिए आलू पूरी बनाती है और हलवा भी। खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। सच में ऐसा खाना खाकर मजा ही आ गया। ले बहू, तेरी पहली रसोई का इनाम। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं। ऐसा कैसे नहीं बेटा, ये तो तेरा इनाम है। तू हमारे घर की अन्नपूर्णा है, तेरा इतना हक तो बनता ही है। हाँ बेटा, अच्छा मौका है, रख ले, ऐसे मना नहीं करते। जी शुक्रिया पापा जी। चलो भाई, मेरा तो खाना पीना हो गया, अब मैं चलता हूँ। खाना खाकर सब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, बेटा आज अच्छी सी शाही पनीर की सब्जी बना देना, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है। ठीक है मम्मी जी। सुमन रसोई में खाने की तैयारी करने जाती है। इतनी अच्छी सब्जी बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पहले ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। सुमन खाना बनाकर तैयार कर लेती है, वहीं कमला की सहेलियां भी आ जाती है। हाँ कमला, बताओ सब कैसा चल रहा है? अरे भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। वो तो चेहरे से दिख रहा है, कितनी खिली खिली लग रही हो। अब घर में बहू जो आ गई है। सही कहा, असली मजे तो कमला के है। अब मस्त बहू के हाथ का खाना खाएगी और अपनी सेवा पानी करवाएगी। कमला तो चिंता मुक्त हो गई भाई। अरे बस बस, अब क्या बिल्कुल ही नजर लगाकर मानोगी? तुम्हारे बेटे की भी तो अगले महीने शादी है शीला, फिर तुम भी बहू के साथ मजेदार खाना खाना। हाँ सच में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जीवन की। एक बार सब अच्छे से सुख शांति से निपट जाए, बस फिर माता पिता की चिंता खत्म हो जाती है। सही कहा। थोड़ी देर बाद सबके लिए खाना परोसा जाता है। ये कौन सी सब्जी है? आंटी जी, ये शाही पनीर है। क्या कहा, शाही पनीर? अच्छा ठीक है, चलो भाई खाना शुरू करते हैं। जैसे ही शीला पहला निवाला खाती है, उसका मुंह बन जाता है। क्या बात है शीला, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खाना अच्छा है, बस स्वाद काफी अलग है ना, इसलिए। वहीं शांति भी खाना चखती है तो उसका भी मुंह बन जाता है। अरे और खाना लो। नहीं नहीं, मेरा तो पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया तुम्हारा? इतनी आसानी से तो तुम्हारा पेट भरने वाला है नहीं। वैसे तो तुम बहुत खाती हो, आज क्या हो गया तुम्हें? अब क्या बताऊं, मुझे ना अभी ज्यादा भूख नहीं है, घर पर खा लिया था। देख ले, अभी भी मौका है तेरे पास। मेरी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना बार बार खाने को नहीं मिलेगा। अभी जितना मन करे खा ले, बाद में कहना मत मैंने खिलाया नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता मत कर, हम दोबारा खाने की तो बात करेंगे ही नहीं। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। शांति और शीला कुछ ज्यादा खाना नहीं खाती और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद, एक काम कर बहू, तू आज हमारे लिए बिल्कुल वैसा ही शाही पनीर बना दे जैसा तूने कुछ दिन पहले बनाया था। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। सुमन शाही पनीर बनाने की तैयारी करती है। आज तो कमाल ही कर दूंगी। उस दिन जितना टेस्टी शाही पनीर बनाया था, आज उससे भी ज्यादा टेस्टी बनाऊंगी। सुमन खाना बनाती है और सबको परोसती है। ओहो, क्या बात है, आज तो खाने में शाही पनीर है, मजा ही आ जाएगा खाकर। हाँ, भाभी के हाथ का शाही पनीर कमाल ही होगा। सही कहा। अरे तो फिर इंतजार किस बात का, चलो खाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, खाइए, मैंने आप सबके लिए बहुत प्यार से बनाया है। सभी खाना शुरू करते हैं और खाना खाते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैसे लगा आप सबको? टेस्टी है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाभी। इसमें समझ में न आने वाली कौन सी बात है देवर जी, ये बस एक शाही पनीर है। हाँ भाभी, दिखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब टेस्ट में क्या समझने वाली बात होती है, इसमें पनीर है तो पनीर जैसा ही टेस्ट आएगा ना। लेकिन सुमन, टेस्ट तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पनीर जैसा टेस्ट आएगा और पनीर जैसा टेस्ट आ भी रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कच्चा पनीर खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, तरी और मसालों को तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। बहू, आज तुमने ध्यान से खाना नहीं बनाया क्या? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत ही ध्यान और प्यार से खाना बनाया है। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बेटा मुझे एक बात पूछनी थी, जिस दिन मेरी दोनों सहेली आई थी उस दिन भी तूने बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाया था? हाँ मम्मी जी, मैंने उस दिन भी बिल्कुल ऐसे ही पनीर बनाया था। लो जी, कर लो बात। अब मुझे समझ में आया दोनों इस तरीके से मुंह बनाकर क्यों उठकर चली गई थी। उन दोनों को खाना पसंद ही नहीं आया था और मुझे लग रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है उन्हें। मैं तो यहाँ अपने नंबर बना रही थी, लेकिन उल्टा मेरा ही पोपट हो गया। कोई बात नहीं मम्मी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लगता है पनीर खराब है, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये नीलू राम ना नकली पनीर देता होगा, मुझे तो इसका पहले से ही लगता है।
सही कह रहा है बेटा, आगे से हम वहां से पनीर खरीद कर नहीं लाएंगे। उसकी वजह से मेरी सहेलियों के आगे मेरी नाक कट गई। अब दोष पनीर का था या किसी और का, वो तो आगे ही पता चलेगा कुछ दिन बाद। मम्मी जी, क्या मैं आज आपके लिए छोले भटूरे बनाऊं? वाह बेटा, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली। मुझे ना छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो ठीक है मम्मी जी, आज छोले भटूरे बना देती हूँ। सुमन छोले भटूरे बनाती है और सबको परोसती है। लीजिए, तैयार है सबके छोले भटूरे। आहा, छोले भटूरे खाकर तो आज मजा आ जाएगा। चलो भाई, जल्दी शुरू करो। लेकिन छोले इतने गोरे क्यों है भाभी? अरे हाँ, इसकी तरी तो छोले की तरह काली होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो बिल्कुल गोरी लग रही है। मैंने तो ऐसे छोले पहली बार देखे। चलो कोई बात नहीं, पहले जरा इन्हें खाकर देखता है। हाँ, एक बार ट्राई कीजिए पापा जी, इनका स्वाद सबसे हटकर होगा। कोई भी जब मेरे हाथ के बने छोले भटूरे खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। अच्छा, ऐसा है तो फिर तो जल्दी से खाना पड़ेगा। सब छोले भटूरे ट्राई करते हैं। स्वाद बड़ा अलग आ रहा है ना पापा जी? मैंने कहा ही था सबसे हटकर स्वाद आएगा। ऐसा स्वाद कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। खाइए ना, आप सब खाइए। लेकिन भाभी, छोले तो यूं के यूं हैं, जरा से भी गले नहीं है। हम इन्हें भला कैसे खा सकते हैं? हाँ बेटा, मुझे लगता है इन्हें खाकर तो मेरे बच्चे कुछ दांत भी टूट जाएंगे। मुझसे नहीं खाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, छोले जरा भी गले नहीं है। हम इन्हें नहीं खा सकते, बिल्कुल कच्चे हैं। ओहो, ये क्या हो गया? मैंने तो इतने प्यार से छोले भटूरे बनाए थे, अब मैं क्या करूं? इन छोलों की ही गलती है। मैंने तो इतनी सीटियां लगाई थी, उसके बाद भी नहीं गले। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे निराश नहीं होता। तुमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अगर छोले ऐसे है तो। वही ना पापा जी, वरना मैंने तो इतने स्वाद छोले बनाए थे कि बस पूछो मत। आप इनके साथ अपनी उंगलियां भी खा जाते। अच्छा, फिर तो आज हमने छोले भटूरे नहीं खाया। कम से कम हमारी उंगलियां तो बच गई। सो तो है, कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर से छोले भटूरे बना दूंगी और उनका स्वाद सबसे हटकर होगा। अब मैं इस बहू को कैसे बताऊं कि इनका स्वाद भी इतना हटकर है कि मैं तो दोबारा इन्हें कभी खाना ही पसंद नहीं करूंगी। अरे काले छोले की भी गोरी तरी होती है क्या भला? पता नहीं क्या है किया है बहू ने। हाँ बेटा ठीक है, तुम दोबारा जरूर बना देना। अभी तो हमारे लिए सादे चावल ही बना दो, कम से कम कुछ तो खाने को मिले। बड़ी भूख लग रही है मुझे। हाँ बहू, एक काम कर, तू चावल ही बना ला, चावल जल्दी बन जाएंगे। अब दोबारा खाना बनाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाती हूँ। सुमन दोबारा सबके लिए चावल बनाती है और सब खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद, आज मैं आप सबके लिए खाने में क्या बनाऊं? आज फिर से छोले भटूरे बना दूं? उस दिन तो छोले की वजह से सब खराब हो गया था। ये बात सुनकर कमला चौंक जाती है और हड़बड़ाहट में कहती है, अरे नहीं नहीं बेटा, छोले भटूरे बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी तूने कहा था छोले इतने अच्छे नहीं थे, तो कोई बात नहीं, छोड़ उन छोले भटूरों को, कुछ और ही बना ले। तो मम्मी जी क्या बनाऊं? उस दिन आपका छोले भटूरे खाने का बहुत मन था, लेकिन छोले की वजह से सब्जी खराब हो गई, तो मैंने सोचा दोबारा बना देती हूँ। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। पता नहीं कैसे सब्जी में ना बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा था। हाँ, भटूरे बहुत स्वादिष्ट बने थे, लेकिन छोले की वजह से सब्जी खराब हो गई। बिल्कुल सही कहा बेटा। कोई बात नहीं, एक काम कर, आज सोया चाप बना ले, उसे खाकर मजा आ जाएगा। ठीक है, आज चाप बना लेती हूँ। मैं अभी जाकर बाजार से चाप ले आती हूँ। सुमन बाजार जाती है और चाप खरीद कर लाती है। रसोई में आज तो मैं बहुत ही अच्छी चाप की सब्जी बनाऊंगी। सुमन खाना बनाती है और सबको चाप परोसती है। आज तो पक्का आप खाने के साथ उंगलियां खा जाएंगे। मैंने इतनी मस्त मलाईदार चाप जो बनाई है। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। चलो चलकर देखते हैं कैसा बना है। आज हमारी उंगलियां बचती है या चली जाती है? खुशबू से तो नहीं लग रहा पापा कि हमारी उंगलियां बचने वाली है आज। बिल्कुल सही कहा। अब बातें कम कीजिए और खाना खाइए। सभी खाना खाते हैं, लेकिन उन्हें सब्जी कुछ खास पसंद नहीं आती। बेटा इसका टेस्ट तो मलाई चाप जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ भाभी, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है इसका स्वाद। तुमने आखिर इसमें ऐसा क्या डाला था जो ये बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है? क्या आज भी खाना अच्छा नहीं बना? चाप की तरी को ध्यान से देखने के बाद, लेकिन इसकी तरी ऐसी क्यों है? काफी पतली और फीके रंग की लग रही है। मम्मी जी आपको पता है, मैं कहने ही वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना हल्दी अच्छी नहीं है।
शायद नकली पैकेट है। अच्छा, ऐसा कैसे? क्योंकि सब्जी में मैं कितनी भी हल्दी डाल लूं अच्छे से रंग ही नहीं आता। जैसी तरी बननी होती है वैसी बनती नहीं है। क्या कहा, हल्दी भी खराब है? जी पापा जी, हल्दी नकली लगती है। मैं तो कुछ भी एक बार देखकर फट से पहचान लेती हूँ। ओहो, आजकल मार्केट का ना हाल बड़ा बेकार है। किस पर भरोसा करे ना करे कुछ पता नहीं चलता। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तू हल्दी बदल कर देख लियो। हाँ, इस बार ना मैं अलग जगह से बढ़िया हल्दी लेकर आऊंगी, फिर आप सब देखना असली स्वाद किसे कहते हैं। हाँ भाई, उस स्वाद को देखने के लिए तो हम कब से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है हमें कि इस बार तो जल्द ही चखने को मिलेगा। जी मम्मी जी, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुमन बाजार से बहुत सारा सामान खरीद कर लाती है। अरे बेटा, इतना सारा सामान क्यों लेकर आ गई? हाँ, अब क्या घर में तुझे परचून की दुकान खोलनी है? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, सब सामान खराब था, रसोई में बहुत सा सामान नकली था, इसलिए मैं अच्छा बढ़िया सामान खरीद कर लाई हूँ ताकि अब से खाना अच्छा बने। अच्छा, फिर तो ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। सुमन रसोई का सारा सामान बदल लेती है और उसके अगले दिन फिर से सबके लिए छोले भटूरे बनाती है। बेटा, अब तो तुमने सामान भी बदल दिया लेकिन वो स्वाद नहीं आ रहा। हाँ भाभी, अभी भी छोले की तरी गोरी है, छोले की सब्जी तो काली होती है। हाँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कितने मन से सबके लिए सब्जी बनाई थी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे उदास नहीं होता, शायद गलती से ऐसा हो गया होगा, क्या पता यहाँ के छोले ही ठीक ना हो। हाँ, वही हो सकता है पापा जी। सभी छोले को दोष दे रहे हैं, अब इन्हें क्या पता, बनाने वाली ने ही ध्यान से नहीं बनाए थे। खैर कोई बात नहीं, होने दो खुश फिलहाल, तो बाकी बात मैं बता दूंगी। सुमन रसोई में खाना बना रही है। चलो, अब मैंने छोले उबाल दिए, अब छौंक तैयार कर देती हूँ। कमला रसोई में आ रही थी और वो छुपकर सुमन को कच्चा पक्का ही छौंक तैयार करते हुए देख लेती है। अरे, बहू ने तो ठीक से प्याज टमाटर पकाए भी नहीं और ऐसे ही उसमें छोले मिला दिए। इनकी तरी कोई ऐसे थोड़ी ना बनाता है, अभी जाकर बताती हूँ। कमला रसोई में जाती है और सुमन को समझाने की कोशिश करती है। नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना आपको, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें ना तो ज्यादा समय लगता है, ना ही खाने का स्वाद बिगड़ता है। इससे खाने का स्वाद ज्यादा आता है। बेटा, जब तक तुम मसालों को अच्छे से पकाओगी नहीं, ना तो तरी अच्छी बनेगी, ना ही उसमें स्वाद आएगा। मम्मी जी, मैंने कहा ना आपसे, मुझ पर विश्वास रखिए। मेरे एक भैया ना बहुत बड़े शेफ हैं, मैंने उनसे ही ये सब सीखा है, लेकिन अब उन्होंने खाना बनाना छोड़ दिया है। हाँ, इतने बड़े शेफ है कि सबने शायद उन्हें काम से ही निकाल दिया होगा। ऐसा खाना बनाना सिखाएंगे तो कौन ही काम पर रखेगा। क्या हुआ मम्मी जी, अब क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैं चलती हूँ, खाना बनाकर ले आना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा बहू, तुम मेरे लिए शाम को चावल ही बना देना। ठीक है पापा जी। कोई भी ठीक से खाना नहीं खाता और बिना खाए वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद उनके घर एक पड़ोसी आता है। अरे आओ आओ महेश, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, मैं तुम्हें मत्सुद एक मशरूम देने आया था। ये कैसे मशरूम है? मैं कुछ दिन पहले जापान गया था, ये वहाँ के मशहूर मशरूम है। तुम उन्हें अच्छे से तरीके के साथ बनाकर खाना, सच में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। अरे मैंने कल ही खाए थे, मजा आ गया था। अच्छा ठीक है, मैं आज ही बहू को बोलता हूँ बनाने के लिए। वैसे भी मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस आजकल इतना मिलावट का खाना आने लगा है कि पूछो मत। नहीं नहीं, ये बिल्कुल ताजा मशरूम है। अरे ये तो अच्छे बनेंगे। खाकर मुझे बताना, अभी मैं चलता हूँ। सुमन को मशरूम दिए जाते हैं, वो उसकी सब्जी बनाकर सबको परोसती है। आज तो सबसे बढ़िया मशरूम है, आज तो सब्जी बढ़िया बननी चाहिए। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। आज सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी होगी। हाँ भाई, देखते हैं क्या ही हाल होगा। सभी को मशरूम की सब्जी खाने का बड़ा मन था, लेकिन जैसे ही सब्जी चखते हैं सबका मुंह बन जाता है। बेटा, आज भी सब्जी का स्वाद नहीं आ रहा है। पापा जी, अब क्या बताऊं, ये जो मशरूम थे ना। अरे बस कर बेटा, हम समझ गए, सारी गलती मशरूम की ही है। लगता है जापान से आते आते इन्होंने अपना रंग बदल लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने, इतनी दूर से आए ना, इसीलिए ऐसा होगा। अरे बेटा, एक काम कर, इसे ले जा। तू हमारे लिए इतनी मेहनत मत किया कर, तू बस दाल चावल बना लिया कर और साथ में कोई सूखी सब्जी, वही बहुत है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सुमन खाना लेकर वहां से चली जाती है। सब बहुत कंफ्यूज थे। ये सब क्या हो रहा है भाग्यवान? फिर कमला उन्हें सारी बात बताती है। ओह, तो अब तक ये सब हो रहा था।
हम ही बेवकूफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहू भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। कहती है कितनी ही ऊंची दुकान का पकवान सामान लाकर दे दो, लेकिन गलती फिर भी सामान की है, बनाने के तरीके में नहीं है। ये हमारी बहू का मानना है। बस तो फिर अब तो हमें कोई तरी वाली सब्जी अच्छी मिलने से रही। बेटा अब सादा खाना खाओ। यही करना होगा मम्मी अब। कुछ दिन बाद रमेश जब बाहर जा रहा था। और बताओ रमेश, तुम्हें मशरूम कैसे लगे? मशरूम तो बड़े अच्छे लग रहे थे, बस किस्मत में खाना ही ना हुआ। ऐसा कैसे हो गया? अरे तरी की वजह से ना सारा मामला बिगड़ गया। हमारे यहाँ तो काले छोले की भी गोरी तरी बनती है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं भाई, तुम्हें क्या ही समझाऊं। अगली बार से जब ऐसी सब्जी तुम्हारे यहाँ बने ना तो मुझे भी जरा चखा देना। हाँ बिल्कुल। चलो अब सैर पर चलते हैं हम। पिंकी डार्लिंग, मेरी टाई कहाँ है, मिल नहीं रही। अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा सॉक्स पहन रहा जीतू अपनी बीवी को आवाज लगाता हुआ कहता है, वो मम्मी जी, वो डायरी और रिंग कह रहे हैं, मैं देकर आऊं? हाँ बेटा, जैसे हमने तो शादी की ही नहीं है। वैसे दिमाग बड़ा तेज चलता है तेरा। डार्लिंग की जगह डायरी और रिंग। अम्मा अरे अम्मा मम्मा क्या कर रही है? जा जा, आज बड़ा खुश लग रहा है मेरा राजकुमार। जाकर बैठ उसके पास। और हाँ, नाश्ते की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगी, तू जा। आई लव यू मम्मी जी, भगवान आपकी जैसी सास सबको दे। पिंकी फौरन कमरे में जाती है और जीतू को मुस्कुराता हुआ देखती है। क्या बात हो गई, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? ये क्या, टाई तो तुमने लगा रखी है, फिर टाई टाई क्यों चिल्ला रहे थे? वो तो अच्छा था कि पापा जी घर पर नहीं थे। अगर उन्होंने तुम्हें डार्लिंग बोलते हुए सुन लिया होता तो क्या इज्जत बचती हमारी। लैला भाभी को डार्लिंग नहीं कह रहा था, तुम्हें ही डार्लिंग कह रहा था। खुद की पत्नी को प्यार से बुलाने से किसको दिक्कत हो जाएगी? वैसे भी आजकल तो मैडम के पास अपने पति देव के लिए फ्री टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ और सीधा दुकान निकल जाता हूँ। एक बार भी नहीं पूछती कि चाय में चीनी थी या सिर्फ जिम्मेदारियों का स्वाद। अरे कभी तो 2 मिनट बैठ जाओ पास। इतना भी क्या बिजी शेड्यूल है तुम्हारा? मुस्कुराती हुई पिंकी अपने पति के बाजू में आकर बैठ जाती है। आजकल हर दोपहर में रोटी खिला रही हो अपने पति को। तुम आज जरा फ्राइड राइस बना दोगी जाने मन? हाँ, मुझे वही लगा, इस पके हुए करेले से शहद कैसे टपक रहा है। काम के अलावा कभी भी पत्नी को याद मत करना तुम। हटो, हाथ छोड़ो मेरा, मैं किचन में जा रही हूँ, मम्मी जी इंतजार कर रही होंगी। पिंकी कमरे से बाहर निकलती ही है कि सुभाष धनिया की गड्डी लेकर घर लौट आता है। सॉरी पापा जी, मैं सो रही थी तो आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। आप चाय पीने बाहर चले गए। घर की ही चाय पीनी होती तो क्या मैं खुद चाय नहीं बना लेता बहू? तू भी ना बेकार ही फिक्र करती है। लौटते वक्त एक सब्जी वाली ताजी धनिया बेच रही थी तो मैं लेता आया। अब इससे पहले कि बिजली चली जाए इसे पीस लेता हूँ। ये था पिंकी का ससुराल, जो इतना सॉर्टेड था कि कुछ कहना ही नहीं। जहाँ सास बहू को बहू कम, सहेली ज्यादा समझती थी। ससुर भी घर के कामों में हाथ बटाने में पीछे नहीं रहते थे। फटाफट खाने की तैयारी कर पिंकी और रेनू खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं और पूरा परिवार एक साथ खाने बैठ जाता है। पिंकी जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डालने जाती है, पड़ोसन लैला उसे आवाज लगा देती है। जीतू जी, आप घर पर हो क्या? जीतू जी, अरे पिंकी, तू घर पर ही है? मेरे घर पर मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रही है मानो इस घर की बहू खुद हो। मैं और कहाँ रहूंगी लैला भाभी, घर पर ही हूँ। आइए आइए। मानना पड़ेगा अंकल जी आपको, आपकी बहू आपके सामने बैठकर खा रही है और आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कम से कम आपको तो कुछ कहना चाहिए जीतू जी। मेरे हस्बैंड ये चीजें पसंद नहीं करते, जबकि वो यहाँ रहते भी नहीं। फिर भी मैं अपने ससुर जी के सामने बैठकर खाना नहीं खा सकती। कैसे आना हुआ भाभी? हैं? 2 कदम की दूरी पर है मेरा घर। गाड़ी पर बैठकर तो आती नहीं हूँ, पैदल आई हूँ। वो पिंकी पूछना चाहती है कि आप यहाँ कैसे लैला भाभी? बस ये हुआ ना तरीका पूछने का जीतू जी। वो ना, मेरे ससुर जी को हलवा खाने का मन हो रहा था, पर जैसे ही सारी तैयारियां करके मैं हलवे में चीनी डालने गई तो देखा कि चीनी ही नहीं है। तो मैं जरा चीनी लेने आई थी, पर पिंकी तो खाना खा रही है। तो खा पिंकी, मैं खुद चीनी ले लूंगी। आज रसोई में जाएगी, कल बेडरूम में। यहाँ तक आने का कष्ट कर लिया है आपने भाभी, तो रसोई तक जाने का कष्ट मुझे करने दीजिए। चलो ये भी सही, तू ला चीनी, तब तक मैं जीतू जी के साथ बैठ जाती हूँ। एक कैरी बैग में चीनी लेकर पिंकी किचन से बाहर आती है। ये रही आपकी चीनी भाभी। हाय हाय, कैरी बैग अपने घरों पर कौन रखता है पिंकी? इन चीजों का इस्तेमाल मत किया कर,
डिसेबल नहीं होता ना, ये वातावरण में रह जाता है और वातावरण को दूषित करता है। तो किसी कटोरी या बर्तन में दे दे चीनी। बर्तन कटोरी में क्या चीनी लेकर आएंगी आप भाभी? पिछले हफ्ते तुम वो ट्रांसपेरेंट डब्बे लेकर नहीं आई थी मेले से, उसमें डालकर दे दो ना चीनी पिंकी। डब्बे में चीनी लेकर लैला अपने घर लौट जाती है। नाश्ते के बाद सुभाष और जीतू दुकान के लिए निकल जाते हैं और घर पर रह जाती हैं दोनों सास बहू। दोपहर के वक्त रेनू और पिंकी साथ में बैठकर कहानी हर घर की देख रही होती है कि फिर से खाली हाथ लैला मटकती हुई उनके घर पधार जाती है। अभी तक जीतू जी नहीं आए? इस वक्त तक तो वो आ जाते हैं खाने के लिए। कितनी बार कहा है बेटा, जब कुछ लेने आओ तो बर्तन लेके आया करो। वही तो आंटी जी, पर किसी के घर खाली बर्तन ले जाकर मैं अपना अपशगुन क्यों करूं, इसलिए खाली हाथ ही आ जाती हूँ। वो मेरे घर पे ना आटा खत्म हो गया था, किसी अच्छे से पतीले में आटा डालकर दे दीजिए, नहीं तो कोई डब्बा होगा तो वो भी चलेगा। सुबह जो डब्बा लेकर गई थी वो तो आपके पास ही है ना, तो वो ले आती भाभी। और 2 हफ्ते पहले हलवे के साथ कढ़ाई भी आप लेकर गई थी, वो भी लाना भूल गई। कढ़ाई? अरे भला कढ़ाई कोई किसी के घर पे लेकर क्यों जाएगा? तू भी ना पिंकी, तू ही रखी होगी कहीं, ढूंढ ढूंढ। आंटी जी आप मुझे आटा दे दीजिए जल्दी से, मेरे ससुर जी के खाने का वक्त हो गया है। पतीले में आटा लेकर लैला अपने घर चली जाती है। इसी तरह लैला के जाने आने का सिलसिला चलता रहता है। और एक रात, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है जीतू, मम्मी जी भी घर पर नहीं है, जरा सी भी हिम्मत नहीं है मेरे शरीर में कि मैं जाकर रसोई सेटल करूं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। अरे पापा मम्मी नहीं है तो मैं तो हूँ, मैं करता नहीं क्या तुम्हारे काम? तुम जाकर आराम करो। सब्जी को कढ़ाई से छोटे बर्तन में खाली करनी है, गूंदे हुए आटे को टवेयर कंटेनर में रखना है ना, और दूध को छोटे पतीले में ट्रांसफर करना है, यही ना? मैं सब कुछ खाली करके फ्रिज में रख दूंगा, मुझे सब पता है, तुम जाओ और आराम करो। जीतू जैसे ही रसोई में जाता है, सब्जी रोटी दूध चावल सभी को खाली करने में उसकी बैंड बज जाती है। जब भी घर में रेस्टोरेंट से खाना आता है तो उसके कंटेनर पिंकी धोकर रख लेती है। ढेरों कंटेनर हो जाने चाहिए थे रसोई घर में, पर यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा है। ना कोई कंटेनर दिख रहा है, ना कोई पतीला। कहाँ चले गए सारे बर्तन? गिनकर 4 कटोरियां दिख रही है। अब कटोरी में सब्जी खाली करूं क्या? खाना बाहर रह गया तो खराब हो जाएगा, फिर मम्मी मुझे अलग सुनाएगी। पिंकी से जाकर पूछ भी नहीं सकता, उसके तो सर में दर्द हो रहा है। वैसे हमारी रसोई में कहीं और बर्तन रखने की जगह भी नहीं है। क्या करूं? ऐसे ही सब कुछ फ्रिज में रख दूं क्या? चावल को कुकर के साथ, रोटियों को बड़े से पतीले के साथ और सब्जी को कढ़ाई के साथ ही जीतू फ्रिज में रखकर कमरे में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब मोहन रसोई में चाय बनाने जाता है, तब चाय पत्ती डालते ही दूध फट जाता है, क्योंकि दूध तो रात भर बाहर रह गया था। भगवान कसम, आजकल की शादियां देखकर तो लगता है जैसे लोग शादी नहीं, कोई खाना पूर्ति करने निकले हों। अरे भाई, वहां तो कॉफी तक नसीब नहीं हुई। पूरा टाइम यही सोचते बैठा रहा कि कब ये तमाशा खत्म हो और कब घर लौटूं ताकि चैन की चाय पी सकूं। लेकिन किस्मत देखो मेरी, जैसे ही दूध चढ़ाया ऐसा लगा मेरी ही किस्मत फट गई हो। फटाक से फट गया, और ये तो होना ही था, क्योंकि दूध फ्रिज में रखा ही नहीं गया था। कसम से कह रहा हूँ, अगर एक दिन भी इस घर में ना रहा तो तुम लोग इस घर को राख बना दोगे। मैं तो पापा जी, वो कल रात को तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी ना, तो किचन तो आपके सुपुत्र ने ही क्लीन किया था। तो मैं क्या करता पापा? रसोई में डब्बे थे ही नहीं, छोटे बर्तन तो जैसे इस घर से गायब ही हो गए। इसलिए मजबूरी में मुझे कुकर और कढ़ाई ही फ्रिज में ठूसनी पड़ी। अब इतने बड़े बर्तनों के फ्रिज में जाने के बाद दूध के लिए जगह कैसे बचती? इसीलिए वो बेचारा तन्हा बाहर रह गया। क्या आए दिन तो बहू बाजार से कंटेनर लेकर आती रहती है, तो फिर सारे कंटेनर कहाँ चले गए? हाँ, और तहजीब से बात करो अपनी लैला भाभी से। खाली बर्तन किसी के घर नहीं ले जाने चाहिए, ये बहाना बनाकर वो लैला भाभी तो हमारे बर्तन लौटाने से ही रही मम्मी जी। अब लगता है मुझे ही उनके यहाँ जाकर हमारे बर्तन वापस लाने होंगे। और रसोई के बर्तनों के साथ साथ अपने पति से भी हुई मीठी मीठी बातों का हिसाब किताब करने पिंकी पहुँच जाती है पड़ोसन लैला के घर। लैला के घर का किचन ओपन था, इसलिए हॉल में जाते ही पिंकी को अपने सारे बर्तन, सारे कंटेनर उसके रसोई में सजे हुए दिख जाते हैं। अरे अरे, आज सूरज कहाँ से निकला? तुझे मेरे घर से क्या चाहिए बता? अच्छा वो छोड़, पहले मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। आना, मेरे जेठ जी आए थे। हमारे राजस्थान की हवेली बिक रही है ना, वहाँ मेरी दादी सास के कमरे में 2 एंटीक चीजें निकली। एक ये पीतल की टिफिन, और दूसरी तो एक लैंप थी जो मेरी जेठानी ने रख ली। मैंने तो कहा भाई मैं तो बर्तन ही रखूंगी। उस समय की टिफिन है ये,
6 डब्बों वाली। कितने सालों में बारिश धूप बरसात क्या कुछ नहीं देखा इस टिफिन ने, फिर भी वैसी की वैसी ही है। बड़ी कीमत है। ये अभी बेचने जाऊंगी तो हजारों में बिकेगी। अब तो बर्तनों में कलई होती भी नहीं है। ये उस जमाने का टिफिन है जब सभी चांदी सोने के बर्तनों में खाते थे। बर्तनों में कलई होती थी। ऐसे बर्तनों में खाने से शरीर की ताकत बरकरार रहती है और बीमारियां भी नहीं होती। आजकल तो ये प्लास्टिक के डिब्बे आ गए हैं, 10 बीमारियां तो इन्हीं से हो जाती हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ, मेरे दिए हुए प्लास्टिक के डब्बों में अपनी रसोई का राशन मत रखिए भाभी। वो सामने देखिए, मेरा गुलाबी डब्बा और वो सफेद डब्बा मैं खुद ही वापस लेने आ गई। आप तो बेचारी भूल जाती थी। वैसे आपने कहा था ना मेरी कढ़ाई आपके पास नहीं है, वो देखिए मेरी सीधे तलवे वाली कढ़ाई कैसे स्लैब पर पड़ी हुई है, और उसके बगल में पीतल, वो भी तो मेरा ही है। अच्छा, ये कढ़ाई तेरी है? क्या पता, मुझे कैसे याद रहेगा। मेरी रसोई में खुद कम बर्तन है क्या? दूसरों की चीजें मैं अपनी रसोई में वैसे भी नहीं रखना चाहती, पर कढ़ाई में सब्जी पड़ी हुई है। अब गंदी कढ़ाई तो मैं तुझे दूंगी नहीं, साफ करके ही दूंगी ना। पर साफ कैसे करूं? डिशवॉशर ही खत्म हो गया है। शाम तक सब्जी खाली करके कढ़ाई भिला दूंगी और बाकी कंटेनर्स भी। नहीं, ये मेरे बर्तन वापस नहीं देगी। अब बर्तन मेरी रसोई में रहे या आपकी रसोई में भाभी, क्या फर्क पड़ता है। अब आपके घर आ गई हूँ तो कम से कम पानी ही पिला दीजिए। लैला पिंकी के लिए पानी लाने जैसे ही आगे बढ़कर फ्रीज खोलती है, टेबल पर पड़े एंटीक तांबे के टिफिन को अपने पल्लू में छुपा कर पिंकी अपने घर निकल जाती है। अब ये टिफिन का डब्बा ही हमारे घर के एक एक बर्तन वापस लेकर आएगा मम्मी जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया बहू, एक डब्बे के बदले हमारे 15-20 बर्तन वापस कैसे आएंगे? ऐसा है ही क्या इस डब्बे में? लैला भाभी की जान बसती है इस तांबे की टिफिन में, जो कि उनके पास आज सुबह ही आई है। बस आप देखती जाइए कि कैसे इस डब्बे से मैं उनका डब्बा गुल करती हूँ। अपनी आदत से मजबूर लैला अगली सुबह फिर से अपना आंचल फैलाए पिंकी के घर पहुंच जाती है। तेरे चेहरे की हालत को देखकर लग रहा है कि तुझे मेकअप की जरूरत है बेटा। क्या बात हो गई? तेरा पति वापस आ रहा है क्या? नहीं नहीं आंटी जी, वो वापस आ रहे होते तो मैं यहाँ कहाँ आ पाती। कल रात से बड़ी टेंशन में हूँ मैं, तो सोचा यहाँ आकर जरा जीतू जी को देख लूं। मेरा मतलब आपसे मिल लूं तो मन हल्का हो जाएगा। पर ऐसा हुआ क्या है? क्या बताऊं अंकल जी, मेरे घर पर कल ही एक तांबे का टिफिन आया था। कहाँ खो गया पता नहीं, शायद मैंने किसी को दे दिया, पर मुझे ये भी याद नहीं। पूरी रात मैं उसे यहाँ वहाँ ढूंढती रही, पर मजाल है वो मिल जाए। अच्छा, बुरा हुआ ये तो। तभी पिंकी लैला के तांबे के टिफिन के डब्बों में नाश्ता लिए रसोई से बाहर आती है। अरे जीतू जी, ये आपको सब्जी जिस कटोरी में परोसी गई है वो मेरे टिफिन की है। देखिए, तांबे की अलग से ही दिख रही है। और अंकल जी, ये जिस बर्तन से आप रसगुल्ले निकाल रहे हैं वो भी मेरे टिफिन का डब्बा ही है। ये यहाँ चारों तरफ मेरी टिफिन के डब्बे ही फैले हुए हैं। मतलब मेरे एंटीक टिफिन को तू ले आई थी पिंकी? ले आई क्या होता है भाभी? लगता है जैसे आप हर बार मेरे बर्तन लौटाना भूल जाती हैं, वैसे ये भी भूल गई कि कल आपने ही अपनी दादी सास का टिफिन देकर मुझे कहा था कि जीतू जी को दिखा देना। और जब पिंकी आपके घर का टिफिन यहाँ लेकर आई तो मुझे तो उसमें बिना खाए रहा ही नहीं गया। इसलिए हमने सोचा क्यों ना पड़ोसन के टिफिन में ही सुबह का नाश्ता कर लिया जाए। अच्छा हाँ, याद आया, मैंने ही कहा था। वैसे खाना पीना हो जाए तो टिफिन को धोकर वापस ले आना पिंकी। बिल्कुल भाभी, दूसरों के बर्तन अपनी रसोई में मैं रखती भी नहीं। दोपहर के वक्त घूमती फिरती लैला फिर से पिंकी के घर आती है और सीधा उसके रसोई के अंदर चली जाती है। तू मेरी टिफिन लाना भूल गई थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं लेने के लिए। वैसे टिफिन के चारों डब्बे तो दिख रहे हैं, बाकी 2 डब्बे कहाँ गए? उससे क्या पूछ रही है बेटा, मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ। वो आज जीतू जरा बिजी रहने वाला था, दुकान से घर आकर खाना खाने का वक्त नहीं था उसके पास, तो उसने कहा माँ टिफिन पैक कर दो, तो तेरे ही डब्बे में मैंने टिफिन पैक कर दिया। अब मेरी रसोई के सारे डब्बे तो आपके घर में है भाभी, इसलिए मम्मी जी को आप ही के टिफिन में जीतू को टिफिन देना पड़ा। अब वो तो रात में ही आएंगे, सारे डब्बों को साथ में ही दूंगी ना भाभी। ऐसे एक एक करके देना अच्छा नहीं लगता ना। आप जाइए आराम से, मैं रात तक टिफिन पहुंचाती हूँ। 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 जैसे ही बजते हैं, लैला के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर से किसी बहाने लैला पिंकी के घर पहुंच जाती है। अंदर आ सकती हूँ क्या? ओह, पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। वो मेरे घर का टीवी सही से काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ आकर देख लूं। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, जीतू तो अभी सोने जा रहा है, फिर मैं और तेरे अंकल ही रहेंगे, साथ में देखना।
वैसे एक बात गलत कह दिया आपने लैला भाभी, पूरा परिवार कहाँ एक साथ बैठा है। पिंकी को देखिए, फुर्सत ही नहीं है उसके पास मेरे लिए। अंदर बैठी है, आपकी टिफिन को जोर जोर से घस रही है। क्या? पर क्यों? ऐसे तो टिफिन की सारी कलई ही उतर जाएगी। दूसरों के घर से कुछ लेकर आए हो तो उसे अच्छे से रखना भी तो चाहिए। इस पिंकी को जरा भी बुद्धि नहीं है। लैला भागती हुई रसोई में जाती है और अपनी टिफिन को सिंक में देखती है। क्या हो गया भाभी? अभी आपकी टिफिन धुली नहीं है, बस मैं उसे धोने ही जा रही थी। हाँ हाँ, तो अच्छे से धोना, आराम आराम से। वैसे मेरी कढ़ाई जो मैंने आपके रसोई में देखी, बड़ी बुरी हालत में दिख रही थी। लगता है बर्तनों को अच्छे से साफ नहीं करती आप। और मेरे बेबी पिंक डब्बे डार्क पिंक दिख रहे थे, चिकनाई की परत जो बैठ गई थी उन पर। खैर कोई बात नहीं, आपका बर्तन यहाँ रहे या यहाँ के बर्तन वहाँ, क्या फर्क पड़ता है। हॉल में बैठी लैला अपने टिफिन को साफ होने का इंतजार करती रही, पर 11 बजे तक रसोई से टिफिन साफ होकर बाहर नहीं आता है। एक एक कर सभी अपने अपने कमरे में सोने जाने लगते हैं। अब तू भी जा बेटा, क्या रात भी यहीं गुजारेगी? नहीं, वो पिंकी टिफिन धो रही थी ना आंटी जी। अच्छा हाँ, याद आया, वो तुझे टिफिन लौटाएगी कैसे? गलती से जीतू टिफिन के दोनों डब्बों को दुकान पर ही छोड़ आया। अब सारे डब्बे साथ में ही लौटाएगी बहू तुझे। अब जा, मुझे भी बड़ी नींद आ रही है, सोने दे मुझे। और एक टिफिन के पीछे लैला के जो पसीने छुड़वाती है पिंकी, कि लैला तो भाई तौबा तौबा कर लेती है। अगली सुबह 6 बजे उठकर ही लैला पिंकी के घर से लाए हुए हर छोटे बड़े बर्तनों को ढूंढ ढूंढ कर साफ करना शुरू कर देती है। बाप रे बाप, लगता है पूरे एक सेट बर्तन ही उठा लाई थी तू रेणु भाभी के घर से। आने दे करण को, सारी पोल पट्टी खोलूंगा मैं तेरी। माफ कर दीजिए पापा जी, अपनी गलती की सजा मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। मेरा इतना महंगा एंटीक टिफिन उस पिंकी के घर पर पड़ा हुआ है। उस टिफिन को वापस लाने के लिए मुझे सारे बर्तन लौटाने पड़ रहे हैं। तुम सब मुझे याद आओगे मेरे प्यारे बर्तनों। 9 तो बज गए। क्या लगता है पिंकी, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? हो पाएगा नहीं, हो गया। खिड़की से आपकी प्यारी पड़ोसन आती हुई दिख गई है मुझे। पिंकी की रसोई के सारे बर्तनों को वापस कर लैला अपनी तांबे की टिफिन को वापस ले जाती है और दोबारा कभी भी पिंकी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करती। मैम साहब एक बात पूछूं, करवा चौथ आ रहा है, भैया भी आपको गिफ्ट देते हैं क्या? हाँ देते तो हैं। तेरा आदमी क्या देता है तुझे? मैम साहब, आप जैसे बंगले में रहने वाले लोगों की बात ही कुछ और है। गिफ्ट विफ्ट की बात है ना, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में आती ही नहीं है। अपन के यहाँ तो 2 टाइम की रोटी कमाने में जिंदगी बीत जा रही है। ये प्यार व्यार दिखाने का, गिफ्ट देने का टाइम किधर ही है अपने पास। सच्ची बताओ तो पिछली बार पूरा दिन काम करते करते कैसे दिन बीत गया, मेरे को याद ही नहीं रहा कि आज तो करवा चौथ है भाई। वो तो जब सबका काम खत्म करके दोपहर में 2 बजे खाने को बैठी ना, तब पड़ोसन ने याद दिलाया कि आज तो करवा चौथ है। ये तो तू गलत बात कह रही है बिल्लू। भाई इतने प्यार से पूरे दिन का उपवास करते हैं तो पति क्या पत्नी के लिए फूल या गजरा ला दे, इतना भी नहीं कर सकते? कोई जरूरी तो नहीं कि गिफ्ट का मतलब महंगी चीज ही हो। अरे क्या मैडम, आप भी आपकी तरह सबकी किस्मत नहीं होती। मैं देखिए भैया कैसे रानी बनाकर रखती है आपको। एक हमें ना अच्छा खाने को मिलता है, ना पहनने को, ऊपर से हड्डी घिस घिस कर काम कर रहे ले सो अलग, फिर भी कौन सा इज्जत है अपनी। चल बिल्लो जल्दी जल्दी हाथ चला भाई, बहुत काम पड़ा हुआ है और तू बातों में लगी हुई है। अरे सब काम होता ही रहेगा, थोड़ी बहुत गपशप भी तो जरूरी है भाभी। अभी आप तो बाहर की तरफ निकलती नहीं है, तो मैं सोची आपको बाहर की खबरें 4 लाकर दे दूं। अरे बस मुझे नहीं सुननी तेरी चपड़ चपड़, काम कर जल्दी चल। ये थी बड़े से बंगलेनुमा घर में रहने वाली परिवार की इकलौती बहू रिया। पति सरकारी अफसर है और रिया मैडम घर से ही अपना काम करती है। क्या बोलते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम, लेकिन फिर भी बोलती क्या है, वो एक हाउस वाइफ है। और ये जो बड़बड़ करके पिछले 5 मिनट से बोलती चली जा रही है ना, यह है रिया की काम वाली जो हर घर की खबर रखते हैं। हंसती मुस्कुराती जिंदा दिल बिल्लो की रिया के साथ खूब जमती है। कुछ दिन बाद, बिल्लो ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना, तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी ठीक ही छे, मैं आप पैसा काई को बोल रही लिए? मैंने आज काम अच्छे से नहीं किया क्या? बर्तन गंदे रह गए लिए क्या? अरे नहीं, मेरे कहने का वो मतलब थोड़ी ना था। देख रही हूँ आजकल तो बड़ी चुप चुप सी रहती है, पहले की तरह नॉन स्टॉप टैप रिकॉर्डर नहीं चलता तेरा।
पहले तो तुझे चुप कराने के लिए मुझे 2-3 बार टोकना पड़ता था, बिल्लो अपना काम कर ले, बाकी की बातें बाद में कर लेना। लेकिन अब देखती हूँ तू चुपचाप आती है, अपना काम निपटाती है और निकल जाती है। तेरे चेहरे की हंसी गायब हो गई है कहीं। तू ठीक तो है ना? अरे ठीक ही चे, मेरे को क्या होगा? फिर आप ही तो बोलती थी मैं बोल बोल के आपका दिमाग खाती है, बस इसीलिए ना जल्दी जल्दी हाथ चलाकर अपना काम निपटाती है। और काम जल्दी हो जाता है तो एक घर में फालतू काम कर लेती है। बात करने में कौन सा मेरा भला हो रहा था? एक घर और पकड़ा है, थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाती है ना। अब ठीक ही तो बोलती थी, बातों में क्या रखा है, रोज रोज आपका आधा घंटा खराब तो करती थी मैं। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? वो तो मैं तुझे ऐसे ही टोक देती थी, लेकिन सच बताऊं तो तेरा मुझे दीदी दीदी कहना, बातें करना, पूरे मोहल्ले की खबरें सुनाना अच्छा लगता था। तू ना हंसती हुई अच्छी लगती है। अच्छा सुन, चाय पिएगी? चाय बना दो तेरे लिए। आज मैंने भी चाय नहीं पी है, दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे, फिर तू मुझे मोहल्ले की खबरें सुना देना। रिया की चाय के लिए पूछती ही बिल्लू के दिमाग में पिछले कुछ दिन की बातें घूमने लगती है। अरे ये क्या रोज रोज रूखा सूखा बनाकर रख देती है? चटनी दाल आलू इसके अलावा भी कुछ और नहीं बना सकती क्या घर में? बन सकता है, लेकिन उसके लिए ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तेरे पास है क्या? चुपचाप जो मिल रहा है खा ले। तेरा तो पेट भरा रहता है, सेठों के घर जाकर मलाई मार के आती है, खुद तो बढ़िया बढ़िया खाना खाती है और मेरे को इधर रूखा सूखा खिलाती है। ले जा अपना खाना, नहीं खाना मेरे को। इतना कहकर बिल्लू का पति थाली उठाकर फेंक देता है। ये क्या किया रे ले तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है, खाने की थाल काय को फेंकी? मेरे से ऊंची आवाज में बात करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होएगा। 4 पैसा कमा कर ला रहे लिए तो मेरे सर पर नाचेगी क्या तू? खबरदार, जो आज के बाद आवाज ऊंची करी है तो बहुत पैसों की गर्मी आ गई है तेरे को, कल से किधर ही नहीं जाएगी। बैठ इधर घर में और तीनों टाइम मस्त गर्मा गर्म खाना बनाकर मेरे को खिला। तेरा मरा दूं, फर्ज बनता है तेरा मेरी सेवा करने का। अच्छा, मैं काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएगी तो तीनों टाइम बनाने के लिए घर में कुछ होगा ही नहीं, फिर क्या खाएगा? हवा आया बड़ा। अब की बार बिल्लो की बात सुनकर उसका पति उसके कान पर एक तमाचा रख देता है। अभी तेरे को पता लग गई तेरी औकात के बताओ। और घर से बाहर जाकर काम करने की इजाजत क्या दे दी? मेरे सर पर चढ़ के नाचने की कोशिश कर रही है। कुछ बनाने को नहीं होगा ना तो कोई बात नहीं, मेरे साथ तू भी भूखी मरेगी। 2-4 दिन भूखी रहेगी तो मरेगी नहीं तू, लेकिन आज के बाद घर की चौखट पार करके बाहर नहीं जाएगी। मैं भी देखता है कैसे निकलती है तू बाहर। इतना कहकर बिल्लो का पति गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। पिता के घर से बाहर जाने के बाद बिल्लो का बेटा पिंटू कहता है, अम्मा क्या जरूरत है तुझे बापू के साथ ज्यादा बहस करने की? जब तेरे को पता है बापू का दिमाग इतना गर्म रहता है तो काय को जुबान चलाती है उसके सामने? अब तेरी वजह से हमें भी ढंग का खाना नसीब नहीं होगा। पिछली बार तेरी वजह से स्कूल से नाम कटाना पड़ा था। मेरी वजह से नाम कटाना पड़ा था? कटाना नहीं पड़ा था, ये बोल कि मेरी वजह से तू स्कूल जा रहे है। तेरा बाप निकम्मा नकारा है, फिर भी तू मेरे को सिखा रहे है। भैया ठीक कह रहे अम्मा, तू क्यों बापू को उकसाती है? उसके मन का काम कर दिया करना। दोनों बच्चों की बात सुनने के बाद बिल्लो बुरी तरह से टूट गई थी। कुछ देर बाद उसका पति बाहर से लौट कर आता है। मेरे को माफ कर दे, मैं मानती कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अपने झगड़े में बच्चों को काय को पीस रहे लाए। पिछली बार तूने कितने दिन काम पर नहीं जाने दिया था, आधा काम हाथ से निकल गया था। एक बार काम चला जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बड़े बंगले वाली मैडम लोग फिर जल्दी काम पर रखती भी नहीं है। ठीक है जा, लेकिन खबरदार जो अपनी औकात भूलने की कोशिश करिए तो। नहीं, मैं ख्याल रखेगी। आज के दिन अरे बिल्लो, मैंने पूछा चाय पिएगी और तू जवाब देने की बजाय पता नहीं किस सोच में गुम हो गई। तू ठीक तो है ना? अरे रहने दो ना माइम साहब, काय को मेरे वास्ते परेशान हो रही आप। मेरे को चाय वाय नहीं पीने का, मेरा काम खत्म हो गया है, मैं निकलती है। बिल्लो तो चली गई थी, लेकिन इधर रिया, उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई थी। उसे अंदेशा हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है बिल्लो के साथ। शाम को 5 बजे, अरे बहू ये बार बार बालकनी में झांकना बंद कर, जाकर चाय चढ़ा दे। हाँ माँ जी, मैं वो देख रही थी कि अगर बिल्लो आ रही है तो फिर वो रसोई संभाल लेगी। मुझे जरा कंप्यूटर पर ना एक जरूरी फाइल भेजनी है। देख रही हो बहन जी, आजकल की बहुएं पूरा दिन खाली बैठकर ये मोबाइल और लैपटॉप चलाती रहती है। सास के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती।
तभी बिल्लो वहां आती है। राम राम अम्मा, थोड़ा लेट हो गई लिए, अब भी बना दी है आपकी चाय। अरे रहने दे तू, तेरे हाथ की चाय नहीं भाती मुझे। तू महारानी है, तुझे क्या कोरे कागज पर अंगूठा लगा कर दूं जब हिलेगी अपने आसन से। रिया ने कान पर फोन लगाया हुआ था जो इस समय क्लाइंट से बात कर रही थी, लेकिन सास विभा ने इतनी तेज आवाज में कहा कि फोन की दूसरी ओर सारी आवाज पहुंच गई थी। रिया शर्मिंदा होकर फोन काट देती है और गुस्से में अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है सासू माँ के साथ उनकी सहेली पुष्पा भी बैठी हुई है। सामने का नजारा देखकर अब तो रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी को मेरी इमेज का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं क्लाइंट के साथ फोन पर बातें कर रही थी, पता नहीं क्लाइंट क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। और वो क्लाइंट तो फिर भी अजनबी है। पुष्पा आंटी, वो मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होंगी। माँ जी ने उनके सामने मुझे इतनी बातें सुना दी। मेम साहब, ठीक है ना आप? हाँ, मुझे क्या होगा? वो आपकी चाय कब से उबल कर गिर रही है, पता नहीं आप किधर घूमते, तो मैंने कई आवाजें लगाई पर आपने सुना ही नहीं। किधर सोच में गुम हो गई आप? अरे कुछ नहीं, तू छोड़ना। अच्छा ये बता, नुक्कड़ वाली शिल्पा की कोई खबर मिली? कहाँ जाती है रोज सजकर बाइक पर बैठकर? बात बदलने की कोशिश कर रही है ना मेम साहब आप। ओ शिल्पा मैडम किधर को जाएगी, बेचारी रैपिडो पर बाइक से अपने छोटे को लेने स्कूल जाती थी और कॉलोनी की औरतों ने खाली पोकट बदनाम करके रख दिया था उसको। अब ठीक बोलती थी मेम साहब, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अच्छा मैं माँ जी को चाय देकर आती हूँ। अब कुछ काम कर रही थी ना, आप अपना काम कर लो ना, जाकर चाय में दे के आएगी, इतना तो कर ही सकती है। रिया जाकर कंप्यूटर पर अपना काम करने लगती है। इधर बिल्लू चाय कप में छानकर सास विभा के सामने ले जाती है। देख लिया बहन जी आपने, महारानी बस चाय का पानी रखने गई होगी, बाकी का काम ठेल दिया इसके ऊपर। आजकल की बहू को जितना आराम है ना उतने ही उनके नखरे। एक हमारा समय था 20-20 लोगों का परिवार अकेले पालना पड़ता था। 3 टाइम का खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, हाथ से कपड़े धो। हमने कौन सी नौकरानियां लगाई थी भाई, उस पर भी रोज सास की मालिश करने के बाद ही सोने को मिलता था। और ये आजकल की बहू है, ये तो एक कप चाय भी बनाकर पिलाने को तैयार नहीं। विभा की बकबक बिल्लो के लिए भी सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बिना कुछ कहे कप रखकर रसोई में चली आती है। बेचारी मेम साहब कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है सबका, नौकरी करती है, घर संभालती है, बच्चे देखती है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब संभालती है, फिर भी ये बुढ़िया बात सुनाने से पीछे नहीं रहती। मेरे को तो लगता है ये औरत लोग का किया हुआ काम किसी को दिखाई नहीं देता, तभी तो हर कोई बात बात पर यही पूछता रहता है, ये तो करती क्या रे पूरा दिन। बाकी दिनों की तरह आज भी बिल्लो ने किसी से कोई बात नहीं की, जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और फिर चुपचाप अपने घर को निकल गई। शाम को, रंजित बेटा मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए गांव हो आओ। अरे गांव में अकेले आप क्या करोगी, और फिर वैसे भी वहां पर कोई है भी नहीं आपकी देखभाल करने के लिए। बेटा तू तो ऐसे कह रहा है जैसे यहाँ तेरी बीवी बड़ा 24 घंटे मेरी सेवा में तैनात रहती है। एक कप चाय बनाने के लिए भी कह दो ना तो काम वाली का मुंह ताकने लगती है। मैं कुछ दिन गांव में रहूंगी, जब मन होगा तो लौट आऊंगी। अभी तो मुझे गांव के घर आंगन की तलब लगी है। रंजीत के समझाने पर भी सास विभा अपना सामान पैक करके गांव के लिए निकल जाती है। अभी विभा को गए हुए 1 सप्ताह ही बीता था कि गांव से फोन आता है। अरे रंजीत बेटा क्या बताऊं, जब से यहाँ आई हूँ मैंने तो जैसे खटिया पकड़ ली है। तो ऐसा कर कुछ दिन के लिए बहू को साथ लेकर इधर गांव चला। तेरे बाबूजी की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नजर नहीं आती। अब ऐसे में अकेले कैसे सब हो पाएगा। अच्छा चलो तुम चिंता मत करो माँ, मैं अभी रिया से कहता हूँ, कल ही हम लोग गाँव के लिए निकल जाएंगे। प्रिया, माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। मुझे नहीं, काम को याद करिए होंगे माँ जी। बहू है नहीं, बहू के किए काम अच्छे लगते हैं सासों को। अरे क्या सोचने लगी, माँ कह रही थी बहू को लेकर गांव चला, मेरा जी घबरा रहा है। तुम फटाफट से अपना सामान पैक कर लो, हम कल ही गांव के लिए निकलेंगे। मुझे तो ऑफिस में जरूरी काम है, इसलिए बस 2 दिन की छुट्टी मिल पाई है। मैं तुम्हें छोड़कर चला आऊंगा, कुछ दिन माँ के पास ही रहना। देखो रंजित, तुम जानते हो गांव में माँ जी से अकेले सब संभलता नहीं, फिर वो क्यों बार बार जिद करके गांव चली जाती है। और तुम जानते हो गांव जाने का मतलब है मुझे अपने काम के लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे अचानक से सब काम छोड़कर वहां चली जाऊं, मुझे भी तो क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी और आजकल काम का प्रेशर भी बहुत है। अरे बहाने मत बनाओ, तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना होता है।
घर से ही तो थोड़ा बहुत काम करती हो ना, और जैसे यहाँ से कर रही हो वहां जाकर भी कर सकती हो। देखो मुझे कोई फालतू की बहस नहीं करनी, मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, और अगर ज्यादा परेशानी है तो मना कर दो क्लाइंट को। तुमसे ऑफिस नहीं संभल रहा तो छोड़ दो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दो? क्या मैंने आज तक तुमसे कभी कहा कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ? माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें मेरे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे इस नौकरी की जरूरत है रंजीत। और नौकरी हमेशा पैसे के लिए ही की जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो मैं साथ चलने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, हम लोग चलते हैं, लेकिन एक दिन बाद माँ जी बाबूजी को अपने साथ लेकर लौट आएंगे। फिर यहाँ मैनेज करना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। मेरा गांव में रहना नहीं हो पाएगा, अभी काम का बहुत प्रेशर ज्यादा है। तुम्हारा मतलब क्या है यार? मैं माँ को मना कर दूं कि उनके बहू के पास वहां आने के लिए टाइम नहीं है? तुम्हारा उनके लिए कोई फर्ज नहीं बनता क्या? और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम कैसे मैनेज करोगी ये तुम देख लो। इतना कहकर रंजीत कमरे से बाहर निकल गया। रिया काफी देर तक चुपचाप शून्य की ओर देखती रह गई थी। उसका काम, उसका ऑफिस, उसकी इच्छा के इस घर में कोई मायने ही नहीं है। बस कुछ मायने रखता है तो वो है रंजीत का ऑफिस, उसकी कमाई, उसके पैसे, उसका घर, उसकी माँ। रिया के लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं था। वो सोचने लगी, मेरा यहाँ कभी कुछ था भी? जब भी मैं कहना चाहती हूँ मुझे काम है, तो हर बार यही कह दिया जाता है छोड़ दो नौकरी। क्या एक औरत के काम की बस इतनी वैल्यू है? रिया अभी उधेड़ बुन में लगी थी तभी बिल्लो वहां आई। आज उसकी आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही थी, चेहरा भी उतरा हुआ था। आज तो भैया बड़ी वाली गाड़ी साफ कर रहे थे। कहीं जा रहे हो क्या आप अपना बंगला छोड़कर? अच्छा संडे है ना, जरूर आपको किधर घुमाने को लेके जा रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ दीदी भैया को ना अच्छे से चूना लगा कर लाना। तू छोड़ भैया को, ये बता तेरे चेहरे को क्या हुआ है? ये काम छोड़, आज पहले मुझे ढंग से बात कर। तेरे साथ क्या चल रहा है? तेरी आंखें सूजी हुई है, चेहरा नीला पड़ा हुआ है, और तू यहाँ आकर मुझसे गाड़ी के बारे में बात कर रही है। कुछ छिपा रही है ना इस झूठी हंसी के पीछे? रिया के इतना कहते ही बिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अभी क्या बताएगी आपको मेम साहब, कभी कभी तो लगता है गरीब बनकर पैदा होना सबसे बड़ी गलती है। मेरा पति हाथ उठाता है मेरे पे, ताने देता है, परेशान करता है। अभी अगर घर पहुंचने में 5 मिनट भी लेट हो जाएगी ना, और थोड़ा अच्छे से बन के घर से निकलेगी तो मेरे ऊपर शक भी करता है। पहले तो यह सोचकर जी रही थी कि अपने बच्चों को अपना दुख दर्द बताकर मन हल्का कर लेगी, लेकिन अब तो मेरे बच्चों को यही लगता है कि मैं उन पर रोक टोक करती है, चिड़चिड़ करती है, मैं इनसे प्यार नहीं करती। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, तेरे मर्द ने तेरे ऊपर हाथ उठाया, तूने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? पति है तो क्या हाथ उठा देगा? तेरा अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? ऐसा कैसे कुछ भी कर लेगा? तू क्यों रह रही है ऐसे नर्क में? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? बिल्लो कुछ कहती उससे पहले ही रंजीत वहां आता है। अपना कोई काम बता दो तो तुम्हारे पास बहुत काम आ जाता है। अभी यहाँ इसके साथ गप्पे मार रही हो, उसके लिए समय ही समय है तुम्हारे पास। और ये क्लाइंट मयंक बार बार क्यों कॉल कर रहा है? इसको बोलो संडे को कॉल ना करे। 7 दिन बस क्लाइंट, ऑफिस, घर परिवार के लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? अरे कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा, और घर की सारी जिम्मेदारियां तो निभाती हूँ ना मैं। हाँ सब जानते हैं तुम कितना काम कर रही हो। पिंकी ने आधे घंटे पहले कॉफी मांगी थी, बन गई या कल मिलेगी उसे? रंजीत के जाने के बाद। मेम साहब मैं आज तक यही सोचती थी, पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। काय को झोपड़पट्टी की जिंदगी ऊपर वाले ने दी, कम पड़ा शराबी पति मेरे नसीब में काय को आया। फिर जब आपका गाड़ी बंगला महंगी साड़ियां देखती ना तो मन में कसक उठती थी, काश मेरी जिंदगी भी आपका जैसी होती। मैंने तो अपने पति के अपमान और जिल्लत को ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया कि हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में सुखिच नहीं है। अब एक काम वाली और क्या ही उम्मीद करेगी अपने पति से। लेकिन आपके पास तो सब कुछ है मैम साहब, अब पढ़ी लिखी हो, नौकरी करके पैसे भी कमाती हो, सुंदर हो, पति भी पढ़ा लिखा है। फिर भी देखा जाए तो आपकी और मेरी जिंदगी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मेरा पति मेरे को बंद कमरे में पीटता है, और आपका पति बिना आपके आत्मसम्मान की कदर किए किसी के भी सामने आपको अपमानित करता है। मेरे बच्चों को लगता है कि घर में झगड़े का कारण मैं है, और आपके बच्चे वो भी किधर ही चापू समझती है।
देखा है मैंने बात बात पर झल्लाते हुए। माँ जी भी अपना सास होने का अधिकार जमाते हुए ये भूल जाती है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्या मैं नहीं जानती आपके इस गुस्से और चिड़चिड़ेपन के पीछे क्या छिपा है? बस इसीलिए आपको आकर इधर उधर की बातें बताकर आपका मन हल्का करती थी मैं। ठीक कह रही है तू पगली। बात बंगले, गाड़ी या डिग्रियों की नहीं है, बात है समाज की सोच की। और समाज के लिए घर की औरत एक दरवाजे पर पड़ा पायदान ही तो है। बाहर गए, जितना गुस्सा तनाव मिला सब औरत के आंचल में छोड़कर घर के अंदर बढ़ गए। कोई नहीं सोचता सबके ताने, अपमान, कड़वे शब्द और ये कीचड़ लेकर वो औरत कैसे जीती है। पूरे परिवार का पंचिंग बैग होती है वो, सबके आगे पीछे घूमे और जब परिवार का मूड बिगड़े सब उस पर अपना गुस्सा निकाल सके। अपने अपने मन की बात एक दूसरे को बताने के बाद रिया और बिल्लो अपनी अपनी जिम्मेदारियों की ओर निकल पड़ी थी। रिया को गांव जाकर अपना फर्ज पूरा करना था और बिल्लो को घर जाकर पति के लिए गर्म रोटियां सेकनी थी। आज दोनों ने ऐसा आईना देख लिया था जिसमें उन्हें अपनी असलियत साफ नजर आ गई थी।